अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज़ और किस्से कहानियाँ अपलोड होती हैं। आपको भी अगर हॉरर स्टोरीज़ और किस्से कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्केरी हॉरर स्टोरी सुनने को मिलती रहे। आपके साथ भी लाइफ में या आपके किसी रिलेटिव के साथ कभी कोई इंसिडेंट हुआ है हॉरर या स्केरी जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो मुझे इंस्टा, ईमेल या व्हाट्सएप में से कहीं भी शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आप सबकी भेजी गई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा, चाहे आपकी स्टोरीज़ इमेजिनरी हो या रियल हो। तो मज़ीद टाइम ना ज़ाया करते हुए आज की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। जल्दी से अपने हेडफोन्स लगाकर किसी पुरसकून और खामोश जगह पर बैठ जाएं ताकि कहानी को अच्छे से फील कर सकें और समझ सकें। तो चलिए आज की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। ये सर्दियों की काफ़ी ज़्यादा ठंडी रात थी। दो हस्बैंड वाइफ अपने 2 साल के छोटे बेटे के साथ गाड़ी पर एक सीधे लंबे और वीरान रोड पर चल रहे थे। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और आसमान में चांद भी नहीं नजर आ रहा था। मतलब कि उस रात उनकी गाड़ी के अलावा उस सड़क पर और कोई रोशनी नहीं थी। वो अपने सफ़र को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो अमेरिका के एक फॉरेस्ट रोड की तरफ से होते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर रहे थे और स्नैक्स खा रहे थे और उनका बेटा पीछे चाइल्ड लॉक सीट पर सोया हुआ था, पुरसकून नींद, क्योंकि गाड़ी के अंदर हीटर ऑन था। उनको सर्दी का एहसास भी नहीं हो रहा था, लेकिन बाहर सर्दी काफ़ी ज़्यादा शदीद थी, इतनी कि 2 मिनट को भी कोई बाहर खड़ा ना हो सके। और रात का ये सफ़र वो अपनी मर्ज़ी से ही कर रहे थे क्योंकि उनको ऐसे रात के सफ़र करने में ज़्यादा मज़ा आता था। वो इसको एंजॉय करते थे और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा एंजॉय करते। वो काफ़ी तवील सफ़र था और अभी भी उनको अपनी मंजिल तक पहुँचने में 4 से 5 घंटे लगना था। हस्बैंड वाइफ दोनों को ही गाड़ी चलाना आती थी, इसलिए जब एक गाड़ी चला कर थक जाता तो फिर दूसरा उसकी जगह ले लेता। लेकिन अभी इस टाइम हस्बैंड गाड़ी चला रहा था और वाइफ साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी कि पता नहीं क्यों अचानक ही उनकी गाड़ी झटके खाने लगी और झटके खाते खाते साइड पर रुक गई। हस्बैंड ने समझा हो सकता है कि इंजन के कार्बोरेटर सेक्शन में कोई कचरा आ गया हो तो उसको साफ़ कर लेता हूँ। हस्बैंड जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरा और उसने गाड़ी का फ्रंट बोनट खोला और तकरीबन 2-3 मिनट वहाँ खड़ा होने के बाद वो वापस डोर की तरफ आया और डोर खोलकर कहने लगा कि एक दफ़ा सेल्फ स्टार्ट करना। तो उसकी वाइफ ने गाड़ी को सेल्फ करना शुरू किया, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। इग्निशन देने के बाद भी इंजन वैसे ही आवाज़ करके बंद हो जा रहा था। उसका हस्बैंड दोबारा से उस तरफ गया और काफ़ी देर देखने के बाद फिर से वापस आया और कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक इसके साथ क्या हुआ है। उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब गाड़ी के अंदर भी ठंड होने लगी थी, तो इसीलिए उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दिया क्योंकि उनका 3 साल का बेटा भी अंदर लेटा हुआ था, उसको ठंड ना लग जाए। इस वजह से गाड़ी के दरवाजे कम ही खोले जा रहे थे। अब उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा, तुम यहीं गाड़ी में मेरा वेट करो और पार्किंग लाइट्स को ऑन रखो, तब तक मैं इस रोड पर ज़रा आगे जाकर देखता हूँ। हो सकता है आगे कोई रिहाइश हो या कोई हट वगैरह नज़र आ जाए जहाँ से मैं कोई हेल्प ले सकूँ। वो ऐसे रोड से जा रहे थे जहाँ उनके अलावा अभी तक कोई एक कार भी नहीं गुजरी थी और उन्होंने खुद ही ऐसे रोड का इंतखाब किया था क्योंकि वो एक लॉन्ग और अलोन जर्नी चाहते थे। लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उसके हस्बैंड ने गाड़ी में से टॉर्च उठाई और अपनी वाइफ को कहा कि गाड़ी को अंदर से लॉक कर लो, जब तक मैं ना आऊँ बाहर मत निकलना। ये कहकर वो अपनी टॉर्च को ऑन करके रोड के सीधे वाली तरफ जाने लगा और देखते ही देखते उसकी वाइफ की आंखों से ओझल हो गया। उसकी वाइफ को गाड़ी के अंदर वेट करते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन उसका हस्बैंड अभी तक वापस नहीं आया था। उसका बेटा भी अब उठ गया था और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। वो उसको भी संभाल रही थी और बार बार गाड़ी से उतर कर ये भी देख रही थी कि उसका हस्बैंड आ रहा है कि नहीं। वो उसको ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें भी दे रही थी, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। उसने सोचा कि वो मदद मांगने के लिए काफ़ी दूर निकल गया होगा
क्योंकि यहाँ पर तो रिहाइश या किसी इंसान के होने का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन वो काफ़ी देर बाद भी जब वापस ना आया तो उसकी वाइफ ने अपने बच्चे को उठाया और वो भी गाड़ी से बाहर निकली, गाड़ी को लॉक किया और एक और टॉर्च हाथ में उठाया। वो भी उसी तरफ जाने लगी कि जिस तरफ उसका हस्बैंड गया था। अभी वो उस तरफ जा ही रही थी तो उसको दूर से बिल्कुल दबी हुई एक चीख सुनाई दी, जैसे कि कहीं बहुत दूर से आई हो या पत्नी आई भी हो या नहीं। लेकिन जब वो चीख आई तो उसी तरफ से काफ़ी ज़्यादा परिंदे उड़कर इस गाड़ी की तरफ आने लगे और उड़कर दूसरी तरफ चले गए, जिससे ये साबित हुआ कि वहाँ पर वाकई में कोई चीखा है। वो जल्दी जल्दी से उसी तरफ जाने लगी, अपने बच्चे को चुप करवाते हुए। उसका बच्चा बिल्कुल चुप हो चुका था, मानो कि उसने कुछ देख लिया था, जिसकी वजह से वो अचानक ही रोना बंद कर चुका था और बिल्कुल वो अपनी माँ को चिपक गया था। सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद थी। उसने अपने बच्चे को अपनी चादर में छुपाया हुआ था, जो चादर उसने अपने ऊपर ओढ़ी हुई थी सर्दी से बचने के लिए, और ख़ुद भी उसके दांत काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे क्योंकि सर्दी काफ़ी शदीद थी। वो टॉर्च ऑन किए अपने हस्बैंड को आवाज़ देते हुए उसी तरफ बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पर पहुंची कि जहां पर उसने देखा कि जंगल के अंदर एक जगह से हल्की हल्की रोशनी हो रही है। वो जंगल में बासाख्ता उसी तरफ बढ़ने लगी। अंदर जाकर उसने देखा कि उसके हस्बैंड की वॉच, जो कि उसने अपने हाथ पर पहनी हुई थी, वो नीचे गिरी हुई थी। उसने उस वॉच को उठाया और समझ गई कि उसका हस्बैंड इसी तरफ हेल्प मांगने आया होगा। सामने काफ़ी टूटा फूटा और वीरान सा घर था, जिसके ऊपर बस एक हल्की सी लाइट जली हुई थी, और वो लाइट भी कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा लैंप था जो कि घर के ऊपर लगा हुआ था, गैस वाला लैंप। उसके अलावा घर में एक रोशनी भी नहीं थी, और वो घर इतना ज़्यादा खस्ता हाल और टूटा फूटा था कि वो एक दफ़ा को तो खुद हैरान हो गई कि उसका हस्बैंड यहाँ पर हेल्प मांगने कैसे आ सकता है। यहाँ पर तो कोई पागल भी देख के बता सकता है कि किसी की रिहाइश नहीं होगी। वो घर लकड़ी का बना हुआ था। अब उसकी वाइफ इतना तो समझ चुकी थी कि उसका हस्बैंड यहीं अंदर गया है, तो वो भी उसी तरफ बढ़ने लगी, और उसको बढ़ते बढ़ते वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था और दिल में काफ़ी ज़्यादा खौफ भी महसूस हो रहा था। उसने अपने बच्चे को ज़ोर से पकड़ लिया और वहीं पर आगे जाते जाते अपने हस्बैंड को आवाज़ देने लगी। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि उसको आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। आखिरकार वो घर के अंदर घुस गई, टॉर्च से इधर उधर लाइट मारने लगी। उसको फर्श पे हल्के हल्के खून के निशान दिखाई देने लगे। लेकिन वो औरत काफ़ी ज़्यादा बहादुर थी, डर नहीं रही थी। लेकिन उसका हस्बैंड ऐसी जगह पर था और वो जवाब नहीं दे रहा था। उसकी वजह से वो थोड़ा परेशान हो रही थी। वो उस खून के ऊपर लाइट मारते मारते उसका पीछा करती जा रही थी। एंड पे देखा कि वो जो हल्के हल्के खून के निशान थे वो अब गहरे होते जा रहे थे, और वो खून के निशान उसको एक डोर की तरफ लेकर आए। दरवाज़ा उसी घर के अंदर जो कि बेसमेंट की तरफ जा रहा था। उसने हिम्मत करते हुए उस बेसमेंट का दरवाज़ा खोला। उसका बच्चा भी उसके पास ही था और वो उस बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगी। जब वो उस बेसमेंट से नीचे पहुंची तो उसको काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगी, इतनी ज़्यादा कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी उस चादर को नाक पर भी लपेट लिया और टॉर्च से इधर उधर सर्च करने लगी। वो भी समझ चुकी थी कि यहाँ पर ज़रूर कुछ गलत होता है और वो काफ़ी गलत जगह पर आ गई है, वो भी अपने बच्चे के साथ। अब उसने देखा कि उसके हस्बैंड की शर्ट के कटे पटे टुकड़े भी वहाँ पर पड़े हुए थे, खून में सने हुए। उसके शूज़ भी वहाँ पर गिरे पड़े थे। उसके पैरों तले तो तब ज़मीन निकली कि जब उसने अपने हस्बैंड का एक शूज़ उठाया तो ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो 2 मिनट के लिए वहीं पर बुत बन के खड़ी हो गई। उसने देखा कि शूज़ के अंदर उसके हस्बैंड का कटा हुआ पाँव भी था, मानो उसके हस्बैंड की टांग किसी ने शूज़ समेत काट डाली थी। ये देखने के बाद वो समझ चुकी थी कि ये जगह काफ़ी ख़तरनाक है और यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो इन दोनों की भी जान ले सकता है। उसको अभी तक ये नहीं पता था कि उसका हस्बैंड जिंदा है या मर चुका है। अभी वो जैसे ही बेसमेंट की सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ऊपर बेसमेंट की तरफ, मतलब बेसमेंट के दरवाजे की तरफ कोई बढ़ता आ रहा है। वो उसने अपनी टॉर्च को ऑफ किया और चुप कर वहीं पर बैठ गई। उसकी हल्की हल्की सिसकियाँ निकल रही थी। बेशक वो जितनी भी बहादुर थी, ये मंजर देख के और अपने हस्बैंड का ये हाल देखकर कोई भी परेशान और खौफज़दा हो सकता है। उसकी हल्की हल्की
सिसकियाँ दबी दबी निकलने लगी। उसने जोर से अपने मुंह पर हाथ रखा। जब उसने अपने बच्चे की तरफ देखा तो वो भी जाग रहा था। उसकी भी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसके मुंह से भी कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, मानो कि उसने भी उस चीज़ की मौजूदगी को समझ लिया था। अब वो चीज़ जैसे ही बेसमेंट के पास आई तो बेसमेंट का दरवाज़ा, जो कि पहले ही खुला हुआ था, उससे नीचे की तरफ आने लगी। लेकिन कदमों की आवाज़ सुनकर लग रहा था कि वो एक नहीं बल्कि दो हैं। और वाकई में जब वो नीचे आए तो उनके हाथ में एक छोटा सा लैंप था और मैं बिल्कुल एक लकड़ी की अलमारी के पीछे छुप कर बैठी हुई थी। अब जब मैंने ये देखा कि वो लोग बिल्कुल इंसानों की तरह थे, मतलब कि उनका चलना, खड़े होना बिल्कुल इंसानों जैसा था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि जैसे बेजान हो, उनके अंदर जान ना हो। अभी तक मैंने उनका चेहरा सही से नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने लैंप को किसी ऊंची जगह पर रखा तो उनका चेहरा भी मुझे वाज़िह नजर आने लगा। उनमें से एक तो वो था कि जिसको मैं नहीं जानती थी, लेकिन उसके पूरे मुंह पर खून लगा हुआ था, हाथों पे भी खून, लंबे लंबे नाखून, अजीब बिगड़े हुए बाल और आंखों में जैसे उसकी मौत का साया हो। और जब मैंने उसके साथ वाले को देखा तो ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और घुटी हुई आवाज़ में रोने लगी, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड ही था। उसने अपना वही कटा हुआ पाँव उठाया और उसको अपनी टांग के साथ ऐसे जोड़ा कि वो जैसे इंसान नहीं, कोई एलियन हो, और वो पाँव भी उसके जिस्म के साथ जुड़ गया था, जैसे कभी कटा ही ना हो। और वो दोनों बंदे आपस में बातें करने लगे और सुनने लगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ चुकी थी कि यहाँ चल क्या रहा है। मेरे हस्बैंड के साथ जो भी बंदा खड़ा था वो इन्फेक्टेड या वायरल डिजीज़ वाला बंदा था, जिसको ज़ोंबी भी कहा जाता है। तो उसी ने मेरे हस्बैंड पर हमला किया होगा, जिसकी वजह से मेरा हस्बैंड भी इस तरह हो गया और उन्हीं में शामिल हो गया। मैं रो भी रही थी और साथ ही साथ अपनी जान की भी खैर मना रही थी, क्योंकि मुझे अपना बचना भी अब नामुमकिन लग रहा था और मैं बस चाहती थी कि किसी तरीके यहाँ से निकल जाऊँ। वो दोनों सूंघ रहे थे जैसे उनको अंदर हमारी मौजूदगी का एहसास हो रहा था, और वो ऐसे सूंघ रहे थे जैसे वाकई में उनको यहाँ पर हमारी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। लेकिन उन्होंने कुछ इतना रिएक्ट नहीं किया और वो दोनों यूं ही आपस में खुसफुसाते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। जब वो सीढ़ियों से बिल्कुल ऊपर चले गए और दरवाजे को बंद कर दिया तो मैंने 15 से 20 मिनट वेट किया और फिर दोबारा से सीढ़ियों के ऊपर जाने लगी, बिल्कुल आराम आराम से और दबे पाँव से। टॉर्च को भी ऑफ कर रखा था, जिसकी वजह से मैं 2 दफ़ा गिरते गिरते बची। मैं टॉर्च ऑन भी नहीं करना चाहती थी और टॉर्च की वजह से मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए तो बचना मेरा नामुमकिन है। अब जब मैं दरवाजे के पास पहुंची तो मैंने गहरी लंबी सांस ली। तो अब जब वो दरवाजे के पास पहुंची तो उसने गहरी लंबी सांस ली और दरवाजे को खोला, और दरवाजे को खोलकर ऊपर की तरफ जाने लगी तो उसने देखा कि बाहर खिड़की से नज़र आ रहा था कि वो लोग बाहर घर के जो आगे लॉन था छोटा सा, उसके अंदर टहल रहे थे और काफ़ी अजीब किस्म की हरकतें कर रहे थे। बेशक आसमान में चांद नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उस घर के ऊपर जो हल्की सी लाइट जल रही थी उसमें साफ पता चल रहा था कि वो लोग बाहर टहल रहे हैं। मैं बिल्कुल वहाँ से दबे पाँव निकलना चाहती थी, इसीलिए मैंने दरवाज़ा खोला और बिल्कुल आराम आराम से वहाँ से निकलने लगी। जब मैं रोड के बिल्कुल करीब पहुँच चुकी थी तो पता नहीं क्या हुआ, मेरा बेटा अचानक से काफ़ी ज़ोर ज़ोर कर रोने लगा। जब वो इतना ज़ोर ज़ोर कर रोया तो उसकी आवाज़ उस पूरी जगह पर गूंजने लगी। अब मैं समझ चुकी थी कि वो दोनों मेरे पीछे ज़रूर आएंगे, इसलिए मैं जितना तेज़ मुमकिन हो सकता था वहाँ से भागने लगी उस तरफ कि जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं जब गाड़ी के काफ़ी करीब पहुँच चुकी थी तो मुझे पीछे से किसी के खुराने की और भागने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई पूरे पाँव को ज़मीन पर रखता हुआ भाग कर आ रहा है। जब पीछे देखा तो ये और कोई नहीं बल्कि वही दोनों थे। मैं जल्दी से गाड़ी के पास पहुंची, गाड़ी का लॉक खोला और अंदर बैठ गई। उसने गाड़ी के स्टीयरिंग पे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हाथ मारा और गाड़ी को स्टार्ट करने लगी, लेकिन ये पता नहीं उसकी या उसके बच्चे की अच्छी किस्मत थी कि गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने ना कुछ सोचा समझा, बस गाड़ी का गियर लगाया और उसको आगे की तरफ तेज़ी से भगाने लगी। वो दोनों उसके आगे आकर खड़े हो गए। उसकी आंखों में आंसू भी थे। उसको गाड़ी की लाइट में अपने हस्बैंड का वो चेहरा नज़र आ रहा था। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर का रोने लगी और एंड पर ज़ोर की चीख मारते हुए
गाड़ी को उनके ऊपर से गुजार कर आगे की तरफ बढ़ गई और ऐसी जगह पर जाकर गाड़ी को रोका जहाँ पर आबादी थी, और फिर उस गाड़ी के अंदर ही काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसका बच्चा भी काफ़ी रो रहा था। उसने किसी तरह खुद को संभाला, साथ ही सुपर मार्ट से पानी की एक बोतल पकड़ी और अपने बच्चे के लिए दूध की बोतल पकड़ी। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने पेरेंट्स को सब बताया। उसके पेरेंट्स ने उसको पुलिस में रिपोर्ट करने को भी कहा, लेकिन उसने ये करने से मना कर दिया और कहा कि अगर हम पुलिस को ये बात बताएंगे तो उसे पागल समझा जाएगा। बस उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि ये बात आप लोगों तक रहनी चाहिए और मेरे तक। मेरा बच्चा बड़ा हो तो उसको भी ये ना पता हो कि उसके फादर के साथ क्या हुआ था। उसके हस्बैंड के कोई पेरेंट्स नहीं थे, क्योंकि वो चंद साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसको पता था कि वो जो भी चीज़ें थी आज भी उसी तरफ होंगी, और वो बस अपने बच्चे का इतना बड़ा होने का इंतज़ार कर रही है कि वो खुद को खुद संभाल सके। उसके बाद वो दोबारा से उस जगह पर जाएगी और इस पूरी बात की छानबीन करेगी कि वो चीज़ें आखिर कैसे वहाँ पर आती हैं, या उनके साथ क्या मसला है, या वो अपने हस्बैंड को दोबारा ठीक कर सकती है या नहीं। क्योंकि इतना तो वो जानती है कि उसकी कार से कुचलने के बाद भी वो ज़िंदा ही होंगे, क्योंकि जैसे उसके हस्बैंड ने अपनी टांग को जोड़ा था, इसको देखकर लगता है कि कार की टक्कर लगने से उनको कुछ नहीं होता। इन फ्यूचर उसका ये प्लान है कि वो कभी दोबारा से उस जगह पर पूरे साजो सामान के साथ जाएगी, वेपन्स और इन सब चीज़ों के साथ, और तब जाकर वो उस जगह की छानबीन करेगी और देखेगी कि वाकई में उनके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ और वो अपने हस्बैंड को नॉर्मल लाइफ में वापस ला सकती है कि नहीं। मेरा नाम डेविड है और मैं एक पैरानॉर्मल रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और इस काम के सिलसिले में मैंने अमेरिका के बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर ऐसी रिसर्च और एक्टिविटीज़ को नोट करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास तो होता है अपने इक्विपमेंट वगैरह से, लेकिन मैंने आज तक कभी उनको इतने करीब से फील नहीं किया कि जितना तब किया था जब मैं अमेरिका के एक जंगल, जो कि शहरी आबादी से काफ़ी दूर था, वहाँ पर गया हुआ था। मैं अकेला ही था। मैं अपने सारे इक्विपमेंट सेट करके एक जगह पर बैठा रीडिंग्स को नोट कर रहा था। मैंने अपना कैमरा भी सेट किया हुआ था। हालांकि मुझे आज तक कैमरा में कभी भी ऐसी चीज़ का कोई एहसास नहीं हुआ या कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं छोटी से छोटी बारीकी पर नज़र रखने के लिए कैमरा को भी सेट करके रखता था। मेरे पास 2 कैमरास थे जो अलग अलग एंगल से शूट किया करते थे, और मैंने दोनों को ही जंगल में सेट कर रखा था। उनमें इंफ्रारेड लेंस भी मौजूद था, जो कि रात के अंधेरे में भी देख सकता था। मेरे पास मेरे वेपन्स भी थे, मतलब कि मैंने अपनी बेल्ट के साथ एक छोटी पिस्टल भी लगाई हुई होती थी, और उसके अलावा मेरे पास एक फुली ऑटोमेटिक राइफ़ल भी मौजूद होती थी, क्योंकि ऐसे जंगलों में जानवर भी बहुत ज़्यादा होते, इसलिए मुझे अपनी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता था। मैं अमेरिका के काफ़ी सारे जंगल्स में कई बार जा चुका था, लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझे पता नहीं क्यों अजीब और मुनफरिद सा लग रहा था। ये जंगल मेरे लिए न्यू था और शहर से काफ़ी बाहर था, मतलब कि जंगल शुरू होने के 50 किलोमीटर पहले से ही आबादी का नामो निशान ख़त्म हो जाता है। अब मैं सब इक्विपमेंट सेट करके अपनी जगह पर बैठा हुआ था कि मुझे अचानक दिखाई दिया कि मेरा कैमरा बार बार फ्लैश कर रहा है, और फिर अचानक ही रुक गया। मैं जल्दी से अपने कैमरा की तरफ गया तो देखता क्या हूँ कि कैमरा बिल्कुल डेड हो चुका था, ना ही ऑन हो रहा था ना ही वो चल रहा था। मैंने उसकी 2 से 3 बार बैटरी निकाल कर दोबारा लगाई, लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो कैमरा मेरा काफ़ी अच्छे ब्रांड का कैमरा था और इतना पुराना भी नहीं था, लेकिन वो अचानक इस तरह बंद हो गया था। मुझे काफ़ी हैरानी हो रही थी। खैर, मैंने अपना दूसरा कैमरा चेक किया कि उसमें शायद कुछ पता चले या उसकी वीडियो में नज़र आए कि उस कैमरा के साथ क्या हुआ है, लेकिन हैरानी की बात ये थी वो भी बिल्कुल बंद हो चुका था, ना ही ऑन हो रहा था और ना ही पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। उन दोनों कैमरास की बैटरी भी फुली चार्ज थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ, आई डोंट नो। खैर, मैंने दोनों कैमरा को उनके स्टैंड से उतारा और कैमरा का सारा सामान पैकअप किया और अपने बाकी सारे इक्विपमेंट्स पे नज़र रखने लगा। बेशक मैं एक पैरानॉर्मल टीम से था, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल झूठ सी लगती थी
कि ऐसी किसी चीज़ का वजूद हो सकता है। बेशक मेरी मशीन्स मुझे किसी की मौजूदगी की रीडिंग भी दिखाती थी, लेकिन मैं ये समझता था कि शायद वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से या किसी भी चीज़ की थर्मल रेडिएशंस की वजह से मशीन्स ऐसा करती हैं, जिसको सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स नेगेटिव एनर्जी की मौजूदगी समझते हैं। लेकिन मैंने आज तक कभी भी इस चीज़ पर यकीन नहीं किया था। हालांकि मेरा काम यही था और मेरा इंटरेस्ट भी इसी काम में था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस चीज़ पर यकीन नहीं करता था। बस अपने पीस ऑफ माइंड के लिए इन रिसर्चेस पर मैं जाया करता था, ताकि लोगों को ये साबित कर सकूं कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, और साइंस के होते हुए ऐसी चीज़ के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी। अपने इस पूरे 10 साल के करियर में मैंने आज तक किसी चीज़ को अपने सामने नहीं देखा था। हालांकि मैं अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड जगहों पर जा चुका था, कि जहाँ के बारे में लोग कहते थे कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को 1 मिनट नहीं टिकने देती। लेकिन मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मेरा इस चीज़ पर यकीन और बढ़ जाता था कि ऐसी चीज़ें मौजूद ही नहीं होती। अब वहाँ पर 2 से 3 घंटा वेट करने के बाद जब मुझे किसी इक्विपमेंट ने भी कोई रीडिंग शो ना की, तो मैंने यही सोचा कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए, थोड़ी सी रेस्ट करूँगा, उसके बाद मार्केट जाकर कैमरास को दिखाऊंगा कि इनको आखिर क्या हुआ है। लेकिन अब मैं अपना सामान जैसे ही पैक कर रहा था, तो मुझे दूर कहीं से किसी के चीखने की आवाज़ आई। लिटरली वो आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी आवाज़ सुनने को नहीं मिली थी। वो आवाज़ किसी बच्चे की लग रही थी। मैंने अपने सारे सामान को वहीं छोड़ा, बस अपनी गन को उठाया और टॉर्च उठाकर उसी जानिब भागता हुआ जाने लगा। बस ज़ोर ज़ोर का यही बोल रहा था, कोई है, किसी को मेरी आवाज़ आ रही है, मैं बस आ रहा हूँ। क्योंकि मुझे साफ पता था कि कोई मुश्किल में है। लेकिन जैसे जैसे मैं उस जगह की तरफ बढ़ रहा था, वो चीखें और ज़्यादा बढ़ रही थी। अब मैं जब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा कि जहां से मुझे एक येलो कलर की काफ़ी तेज़ रोशनी दिखाई दे रही थी, तो एक दफ़ा को मैं वहां पर रुक गया। उस येलो रोशनी में मुझे काफ़ी बड़ा साया दिखाई दे रहा था, और वो चीखें जो मुझे सुनाई दे रही थी, अब वो एक हंसी में बदल चुकी थी। ज़ोर ज़ोर की हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने समझा कि हो सकता है ये मुझे फंसाने की कोई चाल थी, और कोई मुझे जानबूझकर इस जगह पर लाना चाहता था। हो सकता है ये जो कोई भी है, उसका मुझे लूटने या मुझे मारने का इरादा हो, या किडनैप करने का। इसीलिए मैं फ़ौरन से वहाँ रुक गया और वहाँ पर जो एक दरख्त मौजूद था उसके ऊपर चढ़ने लगा। वो दरख्त काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। जैसे ही मैं दरख्त के एंड पर पहुँचा, तो मैंने आग की रोशनी में देखा कि एक ऐसी क्रिएचर मेरे सामने मौजूद थी कि मेरी आंखें उसको देख रही थी, लेकिन मेरा दिल उस पर यकीन नहीं करना चाह रहा था। मेरे 10 साल की रिसर्च और मेरी ये बात कि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब एक तरफ झूठी साबित हो रही थी, और दूसरी तरफ मेरी आंखें कुछ ऐसा देख रही थी कि जिस पर मैं यकीन नहीं करना चाहता था। मेरे सामने एक ऐसी मिथिकल क्रिएचर मौजूद थी जिसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा था, बहुत स्टोरी सुनी थी, बहुत किस्से सुने थे, लेकिन उसको एक मजाक से ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझता था। और ये क्रिएचर थी वेंडिगो। जी हाँ, वेंडिगो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने मौजूद था। लेकिन हैरत की बात है कि उसने मुझे देखा नहीं था, और एक और बात की हैरत कि मुझे वो रोने और चीखने की आवाज़ें किसकी सुनाई दे रही थी, और अचानक वो हंसी में बदल गई। जब मैंने देखा तो वो वेंडिगो जिस आग के पास खड़ा हुआ था, नीचे ही आग जल रही थी, और वहाँ पर एक बिना सर का आदमी उस आग के इर्द गिर्द घूमता हुआ हंस रहा था, रो रहा था, और कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा था। और वो वेंडिगो इतना ज़्यादा बड़ा था कि मैं आपको अल्फाज में तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। ये कह देना कि वो चीज़ इतनी बड़ी थी, या इतने फुट बड़ी, या इतनी चौड़ी, इसमें उस चीज़ की हैवानियत और वो कितना ख़तरनाक है ये जाहिर नहीं हो सकता। मैं दरख्त पर बैठा उसको देखता जा रहा था, लेकिन मेरे दिल में खौफ नहीं आ रहा था। बेशक मैंने ऐसी चीज़ पहली दफ़ा देखी थी कि अगर कोई आम इंसान देखता तो वहीं पर मर जाता, लेकिन मुझे उससे कोई खौफ नहीं आ रहा था। हो सकता है इस वजह से मुझे उससे कोई खौफ नहीं आ रहा था क्योंकि उस चीज़ ने अभी तक मुझे नहीं देखा था।
और मैं उससे काफ़ी फासले पर था, लेकिन मैं ऐसे ही यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता था। अब जबकि मुझे ये पता चल चुका था कि ऐसी चीज़ें वाकई में इस दुनिया में होती हैं, तो मैं लोगों को भी अब ये प्रूव करना चाहता था। बेशक ये मेरी ही रिसर्च के खिलाफ था, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी था जो सच पसंद था और मुझे सच सामने लाने में कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। मेरे पास गन भी थी, तो मैंने कहा क्यों ना इस वेंडिगो पर हमला करके इसको मार दिया जाए और फिर इसकी बॉडी को मैं मीडिया के सामने पेश करूँगा। बेशक ये चीज़ बहुत एनॉर्मस है और बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे पास काफ़ी सारी बुलेट्स हैं और एक ऑटोमेटिक राइफ़ल है। मैं अगर इस पर लगातार गोलियां चलाता रहूं तो आखिरकार ये मर ही जाएगा। मैंने जल्दी से अपनी गन को लोड किया और दरख्त से नीचे उतरकर उस चीज़ के करीब जाने लगा। अब दिल में थोड़ा सा खौफ आने लगा था जैसे जैसे मैं उस चीज़ के करीब जा रहा था। जब मैं उसके इतने करीब पहुंच गया था कि वो चीज़ मेरे से बस इतने फासले पर थी कि अगर वो अपने 2 कदम मेरी तरफ बढ़ाए तो मुझे अपने हाथों से पकड़ ले, तो मैंने जल्दी से अपनी गन को उसके ऊपर साधा और जितनी तेज़ी से हो सकता था ट्रिगर को दबा दिया और उसके ऊपर गोलियों की बौछार करने लगा। लेकिन जब मैं उसके ऊपर गोलियां चला रहा था तो वो जो सर कटा आदमी वहाँ पर मौजूद था वो अचानक से गायब हो गया और वो आग भी बुझ गई और वेंडिगो की इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी कि मेरे बस कान नहीं फटे। बाकी मत पूछें कि उस आवाज़ से मेरे दिल में कितना खौफ आया, लेकिन मैंने ट्रिगर से उंगली नहीं हटाई। जब पूरी मैगज़ीन खाली हो गई और वहाँ पर बिल्कुल खामोशी छा गई तो मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो वेंडिगो ज़मीन पर गिरा हुआ था और वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि मैं उसके बाजू से भी छोटा था। अब जब मैं उसकी बॉडी के करीब पहुंचा तो उसके पूरे जिस्म से खून निकल रहा था और उसका सांस नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उसको हाथ लगाने लगा तो वो अचानक से उठ खड़ा हुआ कि जैसे वो मुझे ट्रिक कर रहा था और मेरे साथ यूं मरने की चाल चल रहा था। जैसे ही वो उठ खड़ा हुआ तो मैं भी फौरन से पीछे हो गया और दोबारा से उस तरफ को भागने लगा कि जिस तरफ से मैं जंगल के अंदर को आया था, और वो भी शोर मचाता हुआ और दरख्तों के अंदर टकराता हुआ मेरे पीछे भागने लगा। और अब मुझे दोबारा से वो हंसने और रोने की आवाज़ भी आने लगी थी, मानो कि वो सर कटा इंसान भी उसके पीछे मेरे पास आ रहा था। मैं जंगल में से जिग-जैग करता हुआ इधर उधर होता हुआ अपने सामान की तरफ जाने लगा। मुझे सामान उठाने की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन मैं सामान की तरफ इसलिए बढ़ रहा था ताकि वहाँ से आगे अपनी गाड़ी की तरफ जा सकूं। जैसे ही मैं अपने सामान की तरफ पहुँच गया और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वेंडिगो बस अब मेरे से कुछ फासले पर ही था। फिर मैं दोबारा से घने जंगल के अंदर से होता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मैंने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया। बस मेरे पास मेरी गन थी जिसमें अब गोलियां ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने उसको भी साइड फेंका और अपनी बेल्ट के साथ से अपना पिस्टल उतारा और बस पीछे की तरफ गन करके गोलियां चलाने लगा और साथ भागता गया। अब मैं जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, मैंने अपनी जेब से जल्दी से चाबी निकाली और गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। लेकिन वेंडिगो बिल्कुल मेरी गाड़ी के पास पहुंच चुका था। उसने अपने पाँव से, जो कि बिल्कुल किसी बकरे जैसे थे, मेरी गाड़ी के ऊपर रख दिए और ज़ोर ज़ोर से मेरी गाड़ी को हिलाने लगा। मेरी गाड़ी की छत बिल्कुल पिचक चुकी थी और बिल्कुल नीचे आ चुकी थी। उसने थोड़ा और ज़ोर लगाया और मेरी गाड़ी की छत फाड़ डाली। मैंने जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट किया और जितना तेज़ी से हो सकता था उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी काफ़ी धीमी चल रही थी क्योंकि वेंडिगो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरी जान मेरी हलक में आ चुकी थी। ये स्टेप कि जिसमें मैंने ये सोचा कि मैं इस वेंडिगो को मार के मीडिया को दिखाऊंगा, अब मेरी जान लेने वाला था। मेरे पास काफ़ी अच्छा मौका था दबे पांव चुपचाप उस जंगल से निकलने का, लेकिन मैंने खुद ही अपनी मौत को दावत दी थी ऐसी चीज़ को चैलेंज करके, क्योंकि आज तक मेरा कभी भी ऐसी किसी चीज़ से पाला नहीं पड़ा था
और मैं नहीं जानता था कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल हो सकती है। वेंडिगो जोर लगा कि मुझे पीछे की तरफ खींच रहा था, तो मेरे जहन में भी एक आइडिया आया। मैंने गाड़ी को रिवर्स में लगाया, क्योंकि वेंडिगो तो पहले ही मुझे पीछे की तरफ खींच रहा था। तो रिवर्स लगाकर मैंने जैसे ही एक्सेलरेटर पर पाँव दिया तो गाड़ी उसके पाँव से निकल गई, और फिर मैंने फ़ौरन से फर्स्ट गियर लगाया और गाड़ी को सीधा भगाने लगा। और उसके बाद मैंने गाड़ी की स्पीड बिल्कुल कम ना की, और जितनी तेज़ी से हो सकता था या पॉसिबली जितनी उस गाड़ी की स्पीड थी, मैं उसको भगाने लगा। वो वेंडिगो भी रोड पर भागता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। उसका साइज इतना बड़ा होने की वजह से वो मेरी गाड़ी से ज़्यादा दूर नहीं था। बेशक उसकी स्पीड इतनी नहीं थी, लेकिन उसके स्टेप्स इतने बड़े थे कि मैं गाड़ी से जितनी मर्जी स्पीड दे रहा था, लेकिन वो चीज़ मेरे से ज़्यादा दूर नहीं हो रही थी। लेकिन आखिरकार एक ऐसा पॉइंट आया कि उस वेंडिगो को पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वो अचानक से चीखता हुआ वहीं पर रुक गया, और उसने मेरी गाड़ी का पीछा करना भी छोड़ दिया। जंगल भी वहाँ पर ख़त्म हो चुका था, और जो सरकटा आदमी उसके साथ भागा आ रहा था वो भी दोबारा से गायब हो चुका था। मैंने अपनी गाड़ी को वहीं रोका और पीछे की तरफ मुंह निकाल कर देखने लगा। वो वेंडिगो मुझे ऐसी गुस्से भरी आंखों से देख रहा था, मानो कि वो मेरे घर ही रात को पहुंच जाएगा। लेकिन पता नहीं वो क्यों वहां पर रुककर खड़ा हो गया था, ये चीज मैं नहीं जानता। 10 से 12 सेकंड उसको देखने के बाद मैंने दोबारा से गाड़ी को गियर लगाया और अपने घर की तरफ बढ़ाने लगा। उस दिन के बाद से मुझे यकीन हो गया कि ये वेंडिगो, गोटमैन्स, स्किन वॉकर और जितनी भी चीज़ लोग बताते हैं कि वो देख चुके हैं, वो वाकई में होती हैं, क्योंकि आज मेरे साथ खुद ये एक्सपीरियंस हो चुका था। इसके बाद भी मैंने पैरानॉर्मल रिसर्च का काम नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी टीम में कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल कर लिया जो कि इस चीज़ पर यकीन करते थे। पहले मेरे साथ कोई भी इसीलिए काम नहीं करता था क्योंकि मैं ये रिसर्च सिर्फ इस चीज़ को झूठा साबित करने के लिए करता था। लेकिन अब जबकि मुझे भी इस चीज़ पर यकीन हो चुका था, और जिन बंदों को मैंने अपने साथ मिलाया उनको जब मैंने अपने साथ हुआ ये वाक़या बताया तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही कहते थे ये चीज़ें होती हैं, बस तुम नहीं मानते थे। और जब से फिर हमने अपनी टीम बनाई और उसके बाद हमने जितने भी पैरानॉर्मल रिसर्चेस की हैं जहाँ पर लोग हमें बुलवाते थे, वहाँ से हमें कुछ ना कुछ ऐसे विक्टिम्स या ऐसे हादसे हमारे साथ हुए हैं जो कि आपको सुनकर ज़रूर मज़ा आएगा और मैं इन फ्यूचर शेयर भी करूँगा। मैं आप लोगों के साथ पहले भी अपनी स्टोरीज शेयर कर चुका हूँ, फॉरेस्ट रेंजर वाली, और आज भी मैं आपके लिए ऐसी ही एक स्टोरी लेकर आया हूँ कि जिससे इन जंगलात की खौफनाक हकीकत हमारे सामने आती है। ये जंगलात बाहर से जितने ही पुरसकून, खामोश और पुरअमन जगह क्यों ना लगते हों, लेकिन अंदर जाने पर ऐसा महसूस होता है कि हर पल आपको खाने को दौड़ रहे हैं। और ऊपर से इनमें इन लोगों की अजीब तरह से गायब हो जाने की ये कहानियाँ और भी ज़्यादा इंसान को हैरत में डाल देती हैं। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये तकरीबन तब मेरे साथ हुई थी जब मैं इस जॉब में अभी ज्वाइन किए हुए तकरीबन 7 से 8 माह ही चला था। तो ये तब की बात है, उन दिनों में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, सर्दी काफ़ी शदीद पड़ रही थी और स्नोफॉल भी बहुत शिद्दत से हो रही थी, जिस वजह से उन जंगलात को टूरिज़म और ऐसी तमाम अट्रैक्शंस के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि ऐसी सूरत में वहाँ पे 1 मिनट भी सरवाइव करना मुश्किल होता है। तो कैंपर्स या टूरिस्ट की जान के ख़तरे को देखते हुए उन जंगलात को बंद कर दिया गया था आर्जी तौर पर, क्योंकि ऐसे मौसम में ना ही सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे से चल सकता है और ना ही फॉरेस्ट रेंजर अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए जो कि खुद ही अपनी जान के दुश्मन बन बैठते हैं। ऐसे ही 3 लोगों के एक ग्रुप ने खुफिया तरीके से जंगल के अंदर घुसकर वहाँ कैंपिंग करने का फैसला किया, और फिर हुआ वही जिसका डर होता है, वो लोग गायब हो गए। शुरू में तो उनके घर वाले हमें रिपोर्ट करने से भी डर रहे थे, क्योंकि
वो गैर कानूनी तरीके से जंगल के अंदर दाखिल हुए थे। हालांकि जंगल बंद था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें रिपोर्ट किया। पहले तो उन्होंने 3 से 4 दिन वेट किया उनकी वापसी का, लेकिन जब वो अपने बताए हुए दिन के 1 दिन बाद भी वहाँ ना पहुँचे तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। हमने उनको ज़्यादा कुछ ना कहते हुए उनको बस तसल्ली दी और फिर हमने सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उस ऑपरेशन को भी इतने बड़े स्केल पर नहीं चलाया गया था, बस 3 से 4 बंदों को डिफरेंट लोकेशंस पर भेजा गया था और मुझे अलहदा एक लोकेशन पर भेजा गया था। हर लोकेशन के अपने अपने स्पॉट्स थे कि जहाँ पर उनको देखा जा सकता था, लेकिन मेरे वाली जगह ज़्यादा अहम थी क्योंकि उनके घर वालों ने इंडिकेशन दी थी कि वो लोग कैंपिंग पर ही निकले थे। तो इसीलिए मैं जिस एरिया में जा रहा था वहाँ पर 3 तरह के कैंपिंग स्पॉट्स थे जहाँ पर लोग आके कैंपिंग करते थे। अब मैं तकरीबन 10 मिनट से उस रास्ते पर चल रहा था और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुँच चुका था। जंगल में बहुत गहरी बर्फ़ थी और वो जंगल अंदर दाखिल होते ही ऐसा खौफनाक, खामोश और दिल दहला देने वाला मंजर पेश करता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो बेशक सुबह के 1 बजे का टाइम था, लेकिन वहाँ की रोशनी इतनी ज़्यादा मध्यम थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे शाम होने वाली हो। बिल्कुल धुंधला सपन था उस सुबह में। उसके अलावा हल्की हल्की फॉग और वो स्नोफ्लेक्स हल्के हल्के जो ऊपर से गिर रहे थे। एक एक स्नोफ्लेक्स की भी जैसे गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो जंगल इतना खामोश था। खैर, अब मैं उस जगह पर पहुंच चुका था जहां से 3 जगह पर उस जंगल का रास्ता डिवाइड होता है, 3 कैंपिंग स्पॉट्स। लेकिन उसके घर वालों ने यह भी इंडिकेशन दी थी कि इस दफ़ा हम लोग किसी ऐसे कैंपिंग स्पॉट पर जाएंगे कि जहां हम पहले नहीं गए। इसीलिए मैंने उन तीनों रास्तों में से उस रास्ते को चूज़ किया कि जहाँ पे कैंपर्स जाते तो हैं, लेकिन वो उनकी सबसे कम फेवरेट जगह है और बहुत कम लोग गुजर जाते हैं। बाकी 2 एरिया को ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है और ज़्यादातर कैंपिंग वहीं की जाती है। लेकिन इस दफ़ा जैसे कि उनका इरादा था कि वो किसी नई और ऐसी जगह पर कैंपिंग करेंगे कि जहाँ पहले ना की हो, तो मैं भी उसी रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। वो रास्ता ज़्यादा खामोश और जंगल से भरा हुआ लग रहा था। उधर खुला एरिया बहुत कम था और एंड पर जाकर तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद मुझे दूर से ही उनका कैंप नज़र आ चुका था। मैं जल्दी से उनके कैंप के पास पहुंचा, लेकिन कैंप का जिपर खुला हुआ था और अंदर सारे का सारा सामान जैसे का वैसा पड़ा हुआ था। मुझे ये लग नहीं रहा था कि वो लोग कहीं दूर गए हैं या उनके साथ कोई ऐसी मुसीबत पेश आई होगी, क्योंकि वो कैंप के अंदर का सामान अभी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी अभी इधर से उधर रखा गया हो। और उस कैंप की हालत से ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वहाँ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या कोई लड़ाई झगड़ा किया गया हो। वो कैंप तो बस ऐसे लग रहा था कि जैसे तीनों ने बाहर निकल कर कहीं जाने का फैसला किया हो, मतलब आसपास ही कहीं, और जिपर को ऐसे ही खुला छोड़ गया हो। जैसे ही मैं कैंप के पीछे वाली साइड पर गया तो कैंप की बर्फ़ में हल्के हल्के खून के कतरे गिरे हुए थे और बिल्कुल जमे हुए थे, और वो खून के कतरे उस घने जंगल के अंदर जा रहे थे और बिल्कुल जंगल के पास जाके वो मिट से गए थे कि जैसे उनके ऊपर ताज़ा बर्फ़ गिर गई हो। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि जैसे उन पर किसी जानवर ने हमला किया हो, या वो आपस में लड़े हों, या किसी और ने उन पर हमला किया हो। ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ये देखते हुए मैंने जल्दी से अपने रेडियो फ़ोन को बाहर निकाला, अपने पिस्टल को भी हाथ में रखा और पीछे फॉरेस्ट रेंजर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट दी कि मुझे यहाँ पर सिम्टम्स मिले हैं और उसके अलावा उनका कैंप भी मिल चुका है। उन्होंने बाकी सारी टीम को भी मेरी तरफ भेजा और साथ ही साथ मैंने उनको ये बताया कि हमें स्निफर स्टॉक की भी ज़रूरत पड़ेगी, उनकी खुशबू को सूंघते हुए उनका पीछा करने के लिए। खैर, फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की मुसाफरत पर था, क्योंकि अंदर गाड़ी तो आ नहीं सकती थी, उनको भी चल कर ही आना था क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा गहरी थी। इसीलिए उनके आने तक मैं बस उसी जगह पर यहाँ से वहाँ टहले जा रहा था और इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक से मुझे मेरी माँ की आवाज़ आई, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच से, जो सुनकर मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि मैं अपनी माँ की आवाज़ को अच्छे से पहचानता था। और हैरत की बात तो ये थी
कि मेरी माँ की मौत 4 साल पहले ही हो चुकी थी और उनकी आवाज़ मैंने बिल्कुल साफ सुनी थी। इसमें कोई शक ही नहीं था कि वो उनकी आवाज़ थी। इसने मेरी बेचैनी में और ज़्यादा इजाफा किया और मैं जल्दी से और तेज़ी से इधर उधर टहलने लगा और बस उसी तरफ को देख रहा था कि जहाँ से मुझे ये आवाज़ आई थी। और साथ साथ अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे जंगल की हर चीज़ मुझ पर नज़र रखे हुए है। वो दरख्त, वो झाड़ियाँ, इवन कि वो कैंप भी ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे मुझे ही देख रहा है और मुझे ही नोट कर रहा है। बस मैं उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि वो कब यहाँ पहुँचेंगे। जब टाइम हुआ तो वो लोग 5 लोगों की टीम बनाकर स्निफर्स डॉग लेकर मेरे पास पहुँचे। जब वो मेरे पास पहुँचे तो उन्होंने कैंप के अंदर से उन सब की स्मेल डॉग को करवाई। उसके बाद वो स्निफर डॉग्स जंगल के अंदर जाने लगे बेकाबू होकर, हाथों से निकलते हुए, और हमारी टीम भी उनके पीछे जाने लगी। लेकिन वो कुत्ते बीच बीच में उनकी स्मेल मिस कर रहे थे, जैसे कि वो लोग छलांगे मारते हुए एक से दूसरा गैप लेते हुए उड़ उड़ कर गए हों। ये चीज़ भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। और हाँ, जब मैं कैंप की तरफ आ रहा था और जब मैं अपने फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट से निकला था, तब भी मुझे करीब आकर यहाँ पाँव के निशान दिखाई दिए थे। और वो भी ऐसे ही दिखाई दिए थे कि बीच में गायब हो जाते थे और बीच में फिर नज़र आने लगते थे, जैसे कि वो लोग उड़ उड़ कर यहाँ आए हों। उसके अलावा वो पाँव के निशान भी काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। मेरे पाँव का साइज़ काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो पाँव मेरे पाँव से भी डबल थे और बस एक ही जैसे निशान थे, हालांकि वो बंदे तो 3 थे। खैर, जब स्निफर्स डॉग जंगल के एक एरिया में जाकर रुक गए और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे तो हमने बिल्कुल सामने देखा। सामने देखने पर हमने देखा कि वो तीनों लड़के बर्फ़ में पेट तक गड़े हुए थे। ये देखकर हम लोग उनको आवाज़ देने लगे। हमने सोचा हो सकता है कि यहाँ पर कोई गड़ा हो अंदर, कि जिसके अंदर ये लोग फंस गए हों, लेकिन वो बिल्कुल एक ही जगह पर स्टैचू बनकर खड़े हुए थे। उनकी पीठ हमारी तरफ थी और वो उस तरफ देख रहे थे। उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी और हमारे आवाज़ देने पर भी वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे। हम जल्दी से भागकर उनके पास गए। देखते ही हमने वो मंजर देखा जो कि हमें नहीं देखना चाहिए था। उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था। उनके फेस पर से किसी ने बहुत बारीकी से सिर्फ ऊपर की खाल उतारी थी। जी हाँ, सिर्फ ऊपर की खाल, जिसको चमड़ा कहते हैं। और उसकी वजह से उनके फेस के नीचे का सारा गोश्त नज़र आ रहा था और उस सर्दी की वजह से वो ऐसे जम चुका था कि कोई अजीब ही चीज़ लग रही थी। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी हॉरर मूवी के सेट में से किसी चीज़ को निकाल कर यहाँ रख दिया। हमने उनकी हाथ लगाकर हार्ट बीट चेक की, उनकी नर्व चेक की, लेकिन वो तीनों ही मर चुके थे। ये देखने के बाद हमने उनकी बॉडीज़ को वहाँ से निकाल कर हेडक्वार्टर्स तक ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हम उनकी बॉडीज़ को उस बर्फ़ में से बाहर निकालने लगे तो ये देखकर हमें एक और शौक लगा। उनकी बॉडी बर्फ़ के अंदर धंसी नहीं हुई थी, बल्कि वो पेट तक का हिस्सा ही वहाँ पर मौजूद था तीनों का, और नीचे का धड़ था ही नहीं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा था कि उनकी नीचे की बॉडी बर्फ़ के अंदर धंसी हुई है, लेकिन बस उनकी बॉडी का वही ऊपर का पार्ट मौजूद था और नीचे का पार्ट ऐसे गायब था कि जैसे उसे कटर ब्लेड से काटा गया हो, बिल्कुल बारीकी से और एहतियात से, बिल्कुल एक ही सीधी डायरेक्शन में। ये मेरी अब तक की सबसे पहली ऐसी लाशें थी जो मैंने इतने बुरे हाल में देखी थी। थोड़ा और देखने के बाद हमें उनके बॉडी पार्ट्स भी मिल गए थे, लेकिन वो उस जगह से 20 से 30 किलोमीटर दूर थे और वो मिले भी हमें 1 से 2 दिन बाद थे, थोड़ी सर्चिंग के बाद। और हैरानी की बात यह भी थी कि उनके दोनों बॉडी पार्ट्स में से हड्डियां गायब थीं। जी बिल्कुल सही सुना, गोश्त वगैरह बिल्कुल सही था, लेकिन उनके दोनों पार्ट्स में से तीनों के सिर्फ और सिर्फ अंदर की हड्डियां गायब थीं और उनका सिर्फ गोश्त का हिस्सा छोड़ दिया गया था।
ऐसा करना तो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। उनको एक किस्म का बिल्कुल डमी डॉल्स की तरह बना दिया गया था। मैं कई दिनों तक इसी चीज़ के बारे में सोचता रहा और जो मेरी माँ की आवाज़ें मुझे जंगल के अंदर से आई थी उसके बारे में भी सोचता रहा, जिसकी वजह से मैं कुछ दिन बीमार भी रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल के अंदर ऐसी क्या चीज़ है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस जंगल के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसने उनका ये हाल किया। ये कोई इंसान तो नहीं लग रहा था और ना ही ये किसी इंसान का काम लगता है। ये मेरे पूरे फॉरेस्ट रेंजर करियर में पहला इंसिडेंट था जो कि इतना ब्रूटल था। उसके बाद से तो मुझे ऐसी चीज़ें देखने की आदत हो गई। मैंने हज़ारों सैकड़ों इस तरह के केसेस देखे हैं और वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप सबको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपको किस टाइप की स्टोरीज़ चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में उस बारे में भी ज़रूर बताया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।